नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनकारी संगठनों ने आज फिर भारत बंद बुलाया, जिसका दिल्ली एनसीआर में असर देखने को मिल रहा है। किसानों ने सभी बॉर्डर को जाम कर रखा है। कई जगह पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों आंदोलनकारी डटे हुए हैं। ऐसे में अब भारत बंद बुलाने के कारण दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्र में भारी जाम की स्थिति बन गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या हालात बन गए हैं। संजय। सुबह सुबह जाम जैसे हालात बन गए, कितनी परेशानी हो रही है। परेशानी तो हो ही रही है। ऑफिस वगैरह जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर रहा है। गुप्ता। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया तो जाम लगा, उस पर क्या कहना है आपका? सर, ये बेकार की चीज़ें हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ढंग का कर रही है। किसान अपना पॉलिटिक फ़ायदा निकालने के लिए सब कर रहे हैं। पूरी तरह से ट्रैफिक ठप हो चुका है। लालकोट के आसपास के रास्ते बंद हो गए हैं। छत्ता रेल सुभाष मार्ग भी बंद। दिल्ली नोएडा के लिए डीएनडी का प्रयोग करें। तो आखिर ये गतिरोध कब तक रहेगा और क्या इसका कोई उपाय नहीं निकलेगा? ये भारत बंद बार बार और लोगों को बार बार परेशानी से जूझना ही पड़ेगा। आगे भी यही हालात बने रहेंगे या इनमें कुछ सुधार की संभावना है? तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता सूर्य प्रकाश मैथिल जुड़ रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव किसान एकता संघ के संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर ब्रजेश भाटी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे सहयोगी नमित त्यागी भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपने सहयोगी नमित से ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, क्या हालात बने हैं और ये बंद कितना असरदार दिख रहा है? जी नमित। देखिए बिल्कुल दीपक, आज सुबह 6 बजे से और शाम 4 बजे तक जो किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, उसका ज़्यादातर जो असर है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर के जो इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। आईटीओ की बात करें या फिर लालकोट के आसपास के इलाके की बात करें, वहां पर भारी ट्रैफिक की जो स्थिति है वो देखी जा रही है। हालांकि इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां से महज 100 मीटर की दूरी के बाद ही जो किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र था सिंगू बॉर्डर, वो है। और हालांकि यहां पर ट्रैफिक जो है वो सामान्य चल रहा है और ये जो पूरा इलाका है ये जीटी करनाल बाईपास है। यहां से ये जो सीधा रोड है वो पंजाब की तरफ जाता है, हरियाणा की तरफ जाता है, लेकिन यहां पर जो ट्रैफिक है वो तो सामान्य दिखाई दे रहा है दीपक, क्योंकि यहां से कुछ ही दूरी पर सिंगू बॉर्डर है। वहां पर किसान आज प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस रोड को नहीं ब्लॉक किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी कहानी है कि जो डीएनडी है उस डीएनडी फ्लाईओवर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी राकेश टिकैत से कुछ देर पहले ही मेरी बातचीत हुई है। उनका यह कहना है कि हम किसी इंसान को जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, यानी कि इमरजेंसी सेवाओं को भी छूट दी जाएगी, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर तैनात की गई है, वो जो रोड डाइवर्ट किए गए हैं, रूट को डाइवर्ट किया गया है, उस वजह से दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि वीक का आज पहला दिन है, सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार है, इसी वजह से लोग ऑफिस के लिए घरों से निकले हैं, तो ज्यादातर उनको जो परेशानी है वो झेलनी पड़ रही है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा जो ट्रैफिक जाम है दीपक, वो देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों का ये कहना है कि ये किसान जो है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं, इसका कृषि कानूनों से रद्द कराने से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर जो तथाकथित किसान हैं वो आज सड़कों पर उतर जरूर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हमने दिल्ली के अंदर दुकानें देखी हैं, दुकानें ज्यादातर जो मार्केट हैं वो खुली नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका जो असर है वो सड़कों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हम मेहमानों का रुख करते हैं, ब्रजेश भाटी जी के पास चलते हैं। ब्रजेश जी कहते हैं कि इस तरह के आयोजन किसी आंदोलन के दौरान सत्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, ताकि शासन प्रशासन आंदोलनकारियों की बात सुने, उनसे बातचीत करे और समस्या के समाधान को लेकर तत्पर हो। ब्रजेश जी, सरकार की ओर से बार बार बातचीत को कहा जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, बातचीत कई दौर में चली है, लेकिन फिर भी ये आंदोलन के हथकंडे अभी भी क्यों अपनाए जा रहे हैं? ये हथकंडे नहीं है,
ये सरकार जो नींद में सोई हुई है उसको जगाने का एक तरीका है। जो पिछले 10 महीने से आज 10 महीने पूरे आंदोलन को हो गए हैं और 700 लोग इसमें शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। ब्रजेश जी, ये तो तब मानते ना जब कोई बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं होता। बार बार बातचीत के कई दौर चले हैं और अभी भी सरकार तैयार है, अलग अलग राज्यों की सरकार तैयार है बातचीत के लिए। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार सोई हुई है, आपके आंदोलन की उसे भनक तक नहीं है? कहाँ बातचीत के लिए तैयार थी बगली? मुझे एक जगह बता दीजिए कहाँ तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुलाया लेकिन कोई पहुंचे नहीं बैठक में, बैठक तय होने के बावजूद कोई नहीं पहुंचा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो लाठी मार के क्या करा दी? उनकी तो बात ही ना करें आप, उस जैसे व्यक्ति को तो बात ही ना करें जिसने एक किसान को एक आंखें चली गई, एक की हत्या हो गई। बताओ कौन जिम्मेदार है? ये कहीं वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ये खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, ये फंडिंग बाज कहते हैं। आपके इनकी भाषा ब्रजेश जी, आपने हमारे सहयोगी नमित की बात सुनी होगी। आप तो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अब तो लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन में बस बैनर पर किसान है और आंदोलनकारियों में कोई किसान नहीं है। ये लोग कहने लगे हैं अब। दीपक जी, हमारे आंदोलन में मुझे ये बता दीजिए कि जो 20 लाख आदमी मुजफ्फरनगर में आए थे वे कौन थे? मैं नमित जी टागी जी की बात का जवाब दे दूं। 20 लाख लोग महापंचायत में आए, सब लोगों ने देखा। जो आप कह रहे थे कि ये मुट्ठी भर किसान है और ये राजनीतिक है, आपने हमारे मंच पर किसी राजनीतिक नेता को देखा? किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा दिखा? ये खाली देश के किसानों का आंदोलन है और देश की आजादी के बाद इतना लंबा चलने वाला और शांतिपूर्वक चलने वाला पहला आंदोलन है। लेकिन शांतिपूर्वक वो हमने देखी है तस्वीरें दिल्ली के लाल कोर्ट पर। बहरहाल सूर्य प्रकाश जी आपके इन आरोपों पर जवाब देना चाहते हैं। सूर्य प्रकाश जी कहिए। देखिए दीपक भाई, अभी मैं सुन रहा था ब्रजेश भाटी जी को जी, जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि 20 लाख लोग किसान महापंचायत में इकट्ठे हुए, तो मैं इनको जानकारी दे दूं कि 22 बीघे के खेत के अंदर 20 लाख जो है किसान कहां से इकट्ठे जाएगा? जरा संख्या पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है, मुद्दों पर बहस करें। संख्या तो हम आज भी आंदोलन में देख रहे हैं, आंदोलनकारियों से ज्यादा पुलिस वाले नजर आ रहे हैं हमें तस्वीरों में। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमारा नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था। जिस किसान महापंचायत की ये बात कर रहे हैं अभी, वहां पर मंच पर मुजफ्फरनगर दंगों के मुख्य अभियुक्त जिन्होंने वहां पर दंगा किया, जो कानूनी गिरफ्त में थे, उनके पैर छूकर राकेश टिकैत जी ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। ये सबने देखा। इनके उसका क्या प्रतिफल हुआ ये हमारे दर्शकों ने भी देखा है। हमारे संपादक सुरेश चौहानके जी ने जब चलते चलते राकेश टिकैत से बातचीत की तो उनकी तमाम जो गलतफहमियां थी वो दूर हुई हैं और दर्शक अभी भी उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहरहाल सूर्य प्रकाश जी, मुद्दे की हम बात करें, ये सीधे कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है, उस पर जवाब दें। देखिए दीपक कुमार जी, 26 जनवरी 2021 से पहले तक 12 दौर की बातचीत हो चुकी जी। उसके अंदर सरकार ने बार बार बोला कि कृपया करके आप हमें यह बताएं कि इन तीनों कानूनों के अंदर आपको क्या गलत लगता है, हम उसको संशोधन करने को तैयार हैं। इन्होंने कहा, देखिए कानून की जानकारी नहीं है इनके पास में। इन्होंने कहा था कि एसडीएम जो है होलसेल अथॉरिटी रहेगा, तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के अंदर किसी भी डिसीजन को चैलेंज करने की जो है शक्ति हर नागरिक को दी जाती है। फिर भी हमने उसको अमेंडमेंट किया। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो इंसिडेंट हुआ, 700 से ज्यादा पुलिस वाले हमारे भाई घायल हुए, मारे गए। एक ट्रैक्टर जिस प्रकार चढ़ाए गए, तलवारें जिस तरह भांजी गई, जिस प्रकार से हथियार छीने गए और लाल किले के ऊपर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई और राष्ट्रीय शर्म का विषय रहा कि तिरंगे का अपमान हुआ लाल किले की प्राचीर पर, उसके बाद से भी हमने ये कहा कि आप आइए, हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन ये कभी ट्रंप को, उसको बाइडेन को मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं, कभी ये बसपा बुलाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी बुलाते हैं, कभी राष्ट्रीय लोकदल बुलाते हैं, उनके संग राजनीतिक पंचायत करते हैं, कभी ये भाग जाते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां भी चुनाव होते हैं वहां पहुंच जाते हैं राजनीति करने के लिए। लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने प्रेजेंट होते ये कि वहां पे जाके अपनी बात को रखे, ना ही इनके नुमाइंदे जो विपक्ष आज का साथ दे रहा है
ना राज्यसभा में बताते हैं ना लोकसभा में बताते हैं कि इसमें कमी कहां है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बोल दिया कि ये कानून ऐच्छिक है, ये आप मानिए अथवा ना मानिए, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई बंधन नहीं है, फिर भी ये लोग लगे हुए हैं राजनीति करने के लिए। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं राजनीति करने में लगे हुए हैं। अब क्या जवाब देंगे ब्रजेश भाटी जी? राजनीतिक आंदोलन नहीं है, लेकिन जो ऐच्छिक कानून है, मानना न मानना सरकार पर है, राज्य सरकार पर है, व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर है। अगर वो इस व्यवस्था के तहत अपनी खेती बाड़ी को करना चाहता है तो वो करे, वो पुरानी व्यवस्था के तहत अपनी खेती बाड़ी से जुड़ा रहना चाहता है तो वो जुड़ा रहे। फिर भी समस्या किस तरह से समझाई जाए ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर समस्या में कहां गड़बड़ है जिसे सुधारा जाए ये सरकार को भी आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। दीपक भाई, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बिल्कुल। ये जो कह रहे हैं कि भाई ये किसानों के हित में कानून है, मुझे इस बात को बता दें सूर्य प्रकाश जी कि भाई दुनिया में ऐसा कहीं हुआ है कि कानून पहले बाद में बने और उससे पहले वेयर हाउस बन गए हो? दुनिया में ऐसा कहीं हुआ है कि जब पूरी दुनिया भारत में और कोरोना काल था, हर व्यक्ति अपने घर में बंद था, उस समय इन कानूनों को लाने की जरूरत क्या थी? और ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक फोन कॉल दूर है। आज तक किसान उस कॉल की इंतजार करता रह गया। पिछले 8 महीने से वार्ता बंद है। इन्होंने जब भी बुलाया किसान वहां चल के आया। पहले तो ये बता दे कि किसानों को किसान नहीं मानते तो वार्ता क्यों करी इन्होंने बार बार, और ये बार बार कह रहे हैं कि ये कानूनों में दिक्कत ये है कि इन कानूनों में सफेद कुछ है ही नहीं, इनमें काला ही काला है। मुझे आप एक सफेद इनमें गिनवा दें। आप बात कर रहे हैं, आप ये बता दें कि भाई इन कानूनों को इस अडानी अंबानी के दबाव में तुम्हें लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? पहले वेयर हाउस कैसे बनवा दिया तुमने? पहले कानून आए नहीं, तुमने राज्यसभा में लोकसभा में थाली पिटवा कर इनको पास कराया। सूर्य प्रकाश जी अपनी आंदोलन के दौरान इस तरह की चीजें अगर हुई भी है तो उसके लिए अलग अलग संगठन, जो किसान संगठन है उसके नेताओं ने माफी भी मांगी है और कहा है कि वो उनके सदस्य नहीं थे, उनके संगठन के सदस्य नहीं थे। हम आप दोनों के पास आएंगे, नमित से ताजा जानकारी ले ले। सूर्य जी, आपकी जानकारी का एक अपडेट कर दूं जी कि जितने भी कैदी थे, जितने भी दोषी थे, उन सबको छुड़ाने के लिए किसान संगठनों ने 1000 लोगों की, 1000 लॉयर्स की एक फौज तैयार की थी और मंजिंदर सिंह सिरसा ने खड़े होकर जिस प्रकार से चलिए हम इस पर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान की, जिस किसान की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसान संगठन के लोग हों या फिर सरकार हो, बात दोनों किसान के हित की कह रहे हैं अपने अपने नजरिए से। लेकिन किसान क्या मान रहे हैं? वो किसान जो आंदोलन से जुड़ रहे हैं, वो किसान जो बिना आंदोलन से जुड़े खेतों में व्यस्त हैं। नमित के पास चलते हैं, वो लगातार अलग अलग राज्यों के किसानों से संवाद करते आए हैं। तो किसान क्या मान रहे हैं? ये आंदोलन सही है, सरकार सही है, ये पक्ष भी जानना जरूरी है। नमित से जानते हैं। और ये जो लंबा आंदोलन खिंच रहा है, बार बार सड़कें जाम हो रही है, बॉर्डर सील करने की नौबत आ रही है, इससे लोग भी परेशान हैं। नमित, लोगों की प्रतिक्रिया और किसानों की प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। देखिए दीपक, सबसे पहले जो हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे 2 सीधे सवाल है। पहला सवाल ये कि आपको सरकार से नाराजगी है, सरकार ने ये कानून बनाए हैं तो आप सरकार के खिलाफ विरोध करिए ना। क्यों आप दिल्ली के अंदर जो आम जनता है वो आज तकरीबन 3 से 4 घंटे से सड़कों पर ट्रैफिक में फंसी हुई है? आखिर उन बेचारों का क्या कसूर है? क्यों आप उनको परेशान करते हैं? दूसरा सवाल ये है कि आखिर आपको लगता है कि अगर किसान, ये जो बिल है वो किसानों के खिलाफ है तो आप सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि पॉलिटिकल क्यों ये किसान आंदोलन बनता जा रहा है? सबसे पहले राकेश टिकैत ने इस बात को कहा था कि हम इस आंदोलन को पॉलिटिकल नहीं बनने देंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा ना है सिंगू बॉर्डर की बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, यहां पर कई पार्टियों के जो राजनेता थे वो वहां पर पहुंचे थे। तो आप पहले तो इस चीज को क्लियर कीजिए कि क्या आपका ये आंदोलन पॉलिटिकल है या नहीं है। अब आते हैं किसानों की बात पर। आपको याद होगा दीपक, जब ये सिंगू बॉर्डर से किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसके 4 महीने बाद ही किसानों के अंदर 2 धड़े बढ़ गए थे। कुछ किसान नेता ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि हम संशोधन पर एग्री हैं, लेकिन अभी भी कुछ हटी किसान नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जब तक कृषि के कानून बिल रद्द नहीं होंगे हम पीछे नहीं हटेंगे।
नोएडा की बात करें, चिल्ला बॉर्डर पर, वहां पर भी काफी ज्यादा किसान बैठे थे, लेकिन जब उनको सरकार की बात समझ में आ गई, उन्होंने मान लिया कि संशोधन के जरिए इस आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। दो धड़ा तो बढ़ गया है, ये स्पष्ट है, लेकिन इतना भी स्पष्ट है कि हर एक व्यवस्था से हर एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो ये धड़ा बंटना स्वाभाविक था, लेकिन धड़े का बंटना आंदोलन के कमजोर होने का संकेत तो नहीं। सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का। हमारे सहयोगी नमित ने 2 सवाल पूछा है, लेकिन हम एक सवाल का जवाब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सूर्य प्रकाश जी, लोगों को क्यों परेशान होने दिया जा रहा है? अगर किसान आंदोलन के बैनर तले जो आंदोलनकारी सड़कों को जाम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सरकार उनसे बातचीत करे, तो सरकार को एक बार फिर उन्हें मौका देने की आवश्यकता नहीं लगती? देखिए दीपक कुमार जी, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग सुनी होगी। एक जनहित याचिका के निस्तारण में उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर पे एक साइड को किसानों को खुला छोड़ना होगा। बिल्कुल, यह आपने भी देखा होगा। बिल्कुल, ना तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते, ना ये देश के लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा को मानते, ना देश के संविधान को मानते। ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हम तो सड़कों पर बैठेंगे और हम देश के संविधान को नहीं मानेंगे, जो हम कह देंगे वही सही। अब आपने कहा कि सरकार क्यों परेशान होने दे रही है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आज भी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। हर प्रकार से क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन जो यहां पर आज ये लोग हाईजैक करके बैठे हुए हैं कुछ हजार की संख्या में, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हम आज भी कह रहे हैं इनसे कि आप आइए, हाँ आपसे बात करने को तैयार हैं। आप अपनी जो मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने रखिए। आप अपनी मांगे जो है कृषि मंत्री जी के पास भेजिए। आखिर आप क्या चेंजिंग करना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर बोलना चाहता हूं, लोकतंत्र का सम्मान कीजिए, इस प्रकार की गुंडाई मत कीजिए। वार्तालाप होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ब्रजेश भाटी जी, वार्तालाप के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? ये हठ क्यों? क्या इस वजह से क्योंकि आप किसी टूल किट का हिस्सा हैं? क्योंकि हर राज्य में बीजेपी विरोधी पार्टियां, चाहे वो शासन में है चाहे शासन से बाहर है, इस भारत बंद को समर्थन दे रही है, तो आप स्पष्ट तौर पर सरकार विरोधी टूल किट का हिस्सा नजर आ रहे हैं। आपका आंदोलन मुद्दे से भटककर सरकार के विरोध का एक साधन बन के रह गया है, ऐसा नहीं लगता? दीपक जी, मैं सूर्य प्रताप जी की बात का जवाब दे दूं। सूर्य प्रकाश, बिल्कुल, मेरा भी सवाल उसी से संबंधित है। जी जी, मैं जवाब दे रहा हूं साहब कि भाई आप कह रहे हैं कि हम लोकसभा को नहीं मानते, अरे आप नहीं मानते, इनको आप जबरदस्ती कानून पास कराते हैं, आप ताली थाली बजा के कानून पास कराते हैं। और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय इन किसानों के लिए ले लीजिए। यहाँ 15 किलोमीटर दूरी पे किसान बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द कहा? 750 शहादत हुई है, तुम्हारे गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने एक भी शब्द कहा? आप बात कर रहे हैं, वार्ता की बात कर रहे हैं, एक फोन कॉल की दूरी पे कहते हैं, एक फोन कॉल की दूरी आज तक कॉल आई, वो किसान इंतजार कर रहा है उस कॉल का। के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ब्रजेश जी, आखिर ये कैसी महत्वाकांक्षा है कि आप चाहते हैं सीधे प्रधानमंत्री बातचीत करें? जो व्यवस्था है हमारे देश की, मंत्रालय के अधिकारी बात करने को तैयार हैं, मंत्री बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं, और बैठकों का दौर चला, फिर भी सिर्फ प्रधानमंत्री से आपकी बातचीत होगी? ये जिद है, जैसे आप जिद पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, हम किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पर है। और जो इनके कृषि मंत्री है वो कृषि मंत्री नहीं है, वो अडानी अंबानी के वकील है। वो उसी तरह बात करते हैं, वो किसानों को वहां पर इनके वकील रहते हैं, वे पूरी तरह से भ्रमित करने का काम करते हैं। चलिए, वक्त का अभाव है, चलिए गुंडाई बता रहे हैं बीजेपी नेता। बंदूक से नहीं चलेगा। तुम्हारा चेहरा सबके सामने आ गया है, तुमने किस तरह। चलिए, लोग सबको समझ रहे हैं क्योंकि एक लंबा समय आंदोलन को गुजर चुका है, और आंदोलन कई दौर से गुजर चुका है, और इस दौरान जो आंदोलनकारियों की हरकतें थी, जो आंदोलनकारियों की व्यवस्था थी, और जो उनके नारे थे, वो पूरा देश सुन चुका है। नमित, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, पूरी समरी जानना चाहेंगे, ये जो चर्चा का विषय निकला है, आंदोलनकारियों के बीच आप मौजूद हैं, वहां मंच पर किस तरह के नारे लग रहे हैं, किस तरह के भाषण हो रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं। क्या लगता है कि आंदोलनकारी बातचीत को तैयार हैं? क्योंकि हाल ही में हरियाणा सरकार के साथ बातचीत एक प्रस्तावित थी, लेकिन वहां आंदोलनकारी पहुंचे नहीं, तो लगता नहीं है कि नीयत बातचीत की दिख रही है?
देखिए बिल्कुल दीपक, इससे पहले भी 10 से 12 दौर की बातचीत सरकार के साथ किसानों की हो चुकी है, लेकिन सरकार अपनी हट लेकर बैठे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बैरिकेटिंग आपको दिखाई दे रही होगी, इसी बैरिकेटिंग के पीछे सिंगू बॉर्डर पर किसानों का वो बड़ा मंच लगा हुआ है और वहां से लगातार नारेबाजी जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। खुद यहाँ पर जो लोग हमारे साथ अभी कुछ देर पहले मौजूद थे, उनका भी कहना था कि खासा लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जो हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं और पूरे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो किसान नेता बैठे हैं, मैं अगर दीपक उनसे ये एक सवाल, सीधा सवाल मेरा ये भी होगा कि आखिर 26 जनवरी को जो लालकोट और दिल्ली के अंदर हिंसा मचाई गई थी, क्या गारंटी है कि आज भारत बंद के दौरान भी वो जो तथाकथित किसान हैं वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं? क्या ये जो किसान नेता है क्या उनकी गारंटी लेते हैं? क्योंकि 26 जनवरी को जब पुलिस की तरफ से जो रूट दिया गया था, गारंटी ये सिर्फ इस बात की लेते हैं कि ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा, किसी की सुने या ना सुने, कोई बातचीत करने को तैयार हो या ना हो, ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के हित में, चाहे वो आंदोलनकारी हो चाहे वो सरकार हो, फैसला ले। हम किसानों के साथ हैं। किसी भी तरह के आंदोलन को अगर किसान हित में देखा जाए तो वो लाभदायक साबित होना चाहिए उसके लिए जिसके लिए वो आंदोलन लक्षित किया गया हो, और सरकार भी किसान हित की बात करती है तो इस गतिरोध को खत्म करने का एक प्रयास फिर से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का और सहयोगी नमित का भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, ताजा जानकारी देने के लिए इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।